नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करेंगे आंवले की खेती के बारे में। यह रबी की फसल है और नवंबर से फरवरी के बीच में उगाई जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। आंवला को आमतौर पर भारतीय गुजबेरी और नेल्ली के नाम से जाना जाता है। इसे इसके औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसके फल विभिन्न दवाइयों तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आंवला से बनी दवाइयों से अमीनिया, डायरिया, दांतों में दर्द, बुखार और जख्मों का इलाज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शैम्पू, बालों में लगाने वाले तेल, डाई, दांतों का पाउडर और मुंह पर लगाने वाली क्रीम आंवला से तैयार की जाती है। यह एक मुलायम और बराबर शाखाओं वाला वृक्ष है जिसकी औसत ऊंचाई 8 से 18 मीटर होती है। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं और यह 2 किस्म के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। इसके फल हल्के पीले रंग के होते हैं जिनका व्यास 1.3 से 1.6 सेंटीमीटर होता है। भारत में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आंवला के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। इसके सख्त होने की वजह से इसे मिट्टी की हर किस्म में उगाया जा सकता है। इसे हल्की तेजाबी और नमकीन और चूने वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है। अगर इसकी खेती बढ़िया जल निकासी वाली और उपजाऊ दोमट मिट्टी में की जाती है तो यह अच्छी पैदावार देती है। यह खारी मिट्टी को भी सहने योग्य है। इस फसल की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 9.5 होना चाहिए। भारी ज़मीनों में इसकी खेती करने से परहेज करें। आगे हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली किस्म है बनारसी। यह जल्दी पकने वाली किस्म है जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फ्लूनों का आकार बड़ा, कम से कम भार 48 ग्राम, छिलका मुलायम होता है और फल स्टोर करने योग्य नहीं होते। इस किस्म में 1.4% रेशा पाया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 120 किलो प्रति एकड़ प्रति वृक्ष होती है। आगे हम बात करते हैं कृष्णा की। यह भी जल्दी पकने वाली किस्म है जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पक जाती है। इस किस्म के फलों का आकार सामान्य से बड़ा, भार 44.6 ग्राम, छिलका मुलायम और फल धरियों वाला है। इस किस्म में 1.4% रेशे पाया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 123 किलो प्रति वृक्ष होती है। आगे हम बात करते हैं तीसरे किस्म की NA9 के बारे में। यह भी एक जल्दी पकने वाली किस्म है। यह मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फल बड़े आकार के, भार 50.3 ग्राम, लंबाकार, छिलका मुलायम और पतला होता है। इस किस्म में रेशे की मात्रा 0.9% होती है और विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा 100 ग्राम होती है। इससे जैम, जेली और कैंडीज आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं चौथे किस्म की NA10 के बारे में। यह भी जल्दी पकने वाली किस्म है जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फल मध्यम से बड़े आकार, भार 41.5 ग्राम, छिलका खुरदरा होता है और इसके 6 अलग अलग भाग होते हैं। इसका गूदा हरे सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 1.5% रेशे की मात्रा होती है। आगे बात करते हैं पांचवें किस्म की फ्रांसिस के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल बड़े आकार के, भार 45.8 ग्राम और रंग सफ़ेद होता है। इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है। इसकी किस्म को हाथी झूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शाखाएं लटकी हुई होती हैं। आगे हम बात करते हैं छठे किस्म NA7 के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल मध्यम से बड़े आकार के, भार 44 ग्राम और रंग हरा सफ़ेद होता है। इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है। आगे बात करते हैं सातवें किस्म की कंचन के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल छोटे आकार के, भार 30.2 ग्राम, इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है और इसमें विटामिन सी की सामान्य मात्रा होती है। इसमें किस्म की औसतन पैदावार 121 किलो प्रति रूख होती है। आगे बात करते हैं आठवें किस्म की NH6 के बारे में।
यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल मध्यम आकार के, भार 38.8 ग्राम। इसमें रेशे की मात्रा सबसे कम 0.8% होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा 100 ग्राम और कम मात्रा में फेनोलिक होता है। इसे जैम और कैंडीज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 8वें किस्म की, चकिया के बारे में। यह देरी से पकने वाली किस्म है जो मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी में पक जाती है। इसके फल मध्यम आकार के, भार 33.4 ग्राम। इसमें 789 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी की मात्रा, 3.4 पैक्टिन और 2 रेशा होता है। इसे अचार और शुष्क टुकड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके ज़मीन की तैयारी की। आंवला की खेती के लिए अच्छी तरह से जुताई और जैविक मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए बिजाई से पहले ज़मीन की जुताई करें। जैविक खाद जैसे कि रूढ़ी की खाद को मिट्टी में मिलाएं। फिर 15x15 सेंटीमीटर आकार के 2.5 सेंटीमीटर गहरे नर्सरी बेड की तैयारी करें। आगे हम बात करेंगे इसके बिजाई की। बिजाई का समय, आंवला की खेती जुलाई से दिसंबर के महीने में की जाती है। उदयपुर में इसकी खेती जनवरी से फरवरी महीने में की जाती है। इसके बात करते हैं फासले की। मई से जून के महीने में कलियों वाले पौधों को 4.5 x 4.5 मीटर के फासले पर लगाएं। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। 1 मीटर गहरा वर्गाकार गड्ढे खोदें और सूरज की रोशनी में 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दें। आगे बात करते हैं बिजाई के ढंग की। कलियों वाले नए पौधों को, पनीरी को मुख्य खेत में लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं बीज की। बीज की मात्रा, अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीजों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बीज का उपचार, फसलों को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए और अच्छे अंकुरन के लिए बीजों को जिब्रेलिक एसिड 200 से 500 ppm से उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को हवा में सुखाएं। आगे हम बात करते हैं खाद की। तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास 100 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 10 किलो रूढ़ी की खाद अच्छी तरह मिलाएं। खेत में नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम और पोटेशियम 100 ग्राम प्रति पौधा डालें। यह खाद 1 वर्ष के पौधे को डालें और 10 साल तक खाद की मात्रा बढ़ते रहें। फास्फोरस की पूरी और पोटेशियम और नाइट्रोजन अधिक मात्रा को जनवरी फरवरी में शुरुआती खुराक के तौर पर डालें। बाकी की मात्रा अगस्त के महीने में डालें। बोरोन और जिंक सल्फेट 100 से 150 ग्राम सोडियम की ज़्यादा मात्रा वाली मिट्टी में पौधों की आयु और सेहत के अनुसार डालें। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीन मुक्त बनाने के लिए समय समय पर गुड़ाई करें, कटाई और छटाई करें। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट दें और सिर्फ 4 से 5 सीधी टहनियों को ही ज़्यादा विकास के लिए रखें। नदीनों की रोकथाम के लिए मल्चिंग का तरीका भी बहुत प्रभावशाली है। गर्मियों में मल्चिंग पौधे के शिखर से 15 से 10 सेंटीमीटर के तने तक करें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों में सिंचाई 15 दिनों के फासले पर करें और सर्दियों में अक्टूबर दिसंबर के महीने में हर रोज़ चपला सिंचाई के द्वारा 25 से 30 लीटर प्रति वृक्ष डालें। मानसून के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फूल निकलने के समय सिंचाई न करें। आगे हम बात करते हैं पौधों की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। पहले कीट की बात करते हैं छाल खाने वाली सुंडी के बारे में। यह तने और छाल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए क्विनलफास 0.01% या फेनवलरेट 0.5% घोल को छेदों में भरें। आगे हम बात करते हैं दूसरे कीट की, पित्त वाली सुंडी के बारे में। यह सुंडी तने के शिखर में जन्म लेती है और सुरंग बना देती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 0.03% डालें। आगे हम बात करते हैं इसके अगले बीमारी और रोकथाम के बारे में। तो पहली बीमारी है कुंगी। पत्तों और फलों पर गोल आकार के लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल M 45 0.3% को 2 बार डालें। पहली सितंबर के शुरू में और दूसरी फिर 15 दिनों के बाद डालें। आगे हम बात करते हैं दूसरी बीमारी की, अंदरूनी गलन के बारे में। यह बीमारी मुख्य तौर पर बोरोन की कमी से होती है। इस बीमारी के कारण
टिश्यू भूरे रंग के बाद में काले रंग के हो जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बोरोन 0.6% सितंबर से अक्टूबर के महीने में डालें। आगे हम बात करते हैं अगले बीमारी की, फल का गलना। इस बीमारी से के कारण फलों पर सोजिश पड़ जाती है और रंग बदल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स और क्लोराइड 0.1% से 0.5% डालें। आगे हम बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। बिजाई से 7 से 8 साल बाद पौधे पैदावार देना शुरू कर देते हैं। जब फूल हरे रंग के हो जाएं और इनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा हो जाए तो फरवरी के महीने में तुड़ाई कर दें। इसकी तुड़ाई वृक्ष को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर की जाती है। जब फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो यह हरे पीले रंग के हो जाते हैं। बीजों के लिए पके हुए फूलों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके कटाई के बाद की। तुड़ाई के बाद छटाई करनी चाहिए। उसके बाद फलों को बांस की टोकरी और लकड़ी के बक्सों में पैक करें। फलों को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी तरह से पैकिंग करें और जल्दी से जल्दी खरीदने वाले स्थानों पर ले जाएं। आंवले के फलों से कई उत्पाद जैसे आंवला पाउडर, चूर्ण, च्यवनप्राश, अरिष्ट और मीठे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में, जिसे घीकुआर भी कहते हैं। यह एक खरीफ की फसल है जो कि जून से सितंबर के बीच में की जाती है। एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। एलोवेरा का यह नाम अरबी शब्द एलोए से लिया गया है, जिसका अर्थ चमकदार कड़वा तत्व होता है। इसे घीकुआर के नाम से भी जाना जाता है। पत्ते का अंदरूनी भाग जो कि जेल और लैटेक्स युक्त होता है, विभिन्न दवाइयाँ तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। घीकुआर में विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, फोलिक एसिड, नियासिन युक्त होता है। एलोवेरा से तैयार दवाइयों का प्रयोग जले हुए या धूप में जले हुए स्थान पर और विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग जैसे एक्जिमा, प्रेडिटस और मुहासे जैसे रोगों के लिए किया जाता है। यह तना रहित पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर से 39 सेंटीमीटर होती है। इसके पत्ते मोटे और ताजे होते हैं। पत्तों की लंबाई 0.5 मीटर होती है। घीकुआर के मुख्य उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और यूरोप है। भारत में इसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल राज्यों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और इसका सोइंग टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके मिट्टी की। इस पौधे को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, तटवर्ती से मैदानों की दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह पौधा जल जमाव हालातों में खड़ा नहीं रह सकता। जब इसे अच्छे जल निकासी वाले दोमट से रेतली दोमट और 8.5 pH वाली मान जमीन में उगाया जाए तो यह अच्छे परिणाम देती है। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। एलोए जो कि लिलिकाए परिवार से संबंधित है, उसकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बारबेंडेंसिस, ए चाइनेंसिस, ए परफोलियाटा, ए वल्गारिस, ए इंडिका, ए लिटोरलिस है। ये आमतौर पर उगाई जाती हैं और इनका औषधीय मूल्य होता है। अगली किस्म AL1, यह किस्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ द्वारा जारी की गई है। आगे बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। घीकुआर की जड़ें 20 से 30 सेंटीमीटर तक की जाती है। इसके लिए खेत को जोत कर नर्म करें। आखिरी जुताई के बाद 6 से टन प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। मेड़ और खालियां बनाकर 45 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बिजाई करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सिंचाई करें। गांठों को 40 या 30 सेंटीमीटर के फासले पर लगाएं। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय। गांठों के विकास के लिए इसकी बिजाई
जुलाई से अगस्त महीने में करनी चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बिजाई सर्दियों के महीने में भी की जाती है। फासला आमतौर पर फासला 45 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। बात करते हैं बीज की गहराई की। ये गांठें 4 से 5 महीने पुरानी हैं और 15 सेंटीमीटर की गहराई पर गड्ढों में लगानी चाहिए। आगे बात करते हैं बिजाई का ढंग। पौधों के प्रयोग किए जाने वाले भाग, जब इसका निचला भाग पीला हो जाता है तो इसके पत्तों को काटकर एलोवेरा का जूस प्राप्त कर लिया जाता है। इसका पानी या रस गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है और फलस्वरूप इसका रंग हल्के से गहरा भूरा हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके बीज की। बीज की मात्रा। बिजाई के लिए आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 22,000 गांठों की ज़रूरत होती है। बीज का उपचार। बिजाई के लिए सेहतमंद गांठों का ही प्रयोग करें। बिजाई के समय 3-4 महीने पुरानी गांठों का प्रयोग करें जिसके 4 से 5 पत्ते हों। आगे बात करते हैं इसके खाद की। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ में। यूरिया 44 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 125 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरिएट ऑफ पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बात करते हैं तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़। जमीन की तैयारी के समय 60 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। नाइट्रोजन 20 किलो, 44 किलो यूरिया, फास्फोरस 20 किलो या 125 किलो एसएसपी और पोटास 20 किलो, 34 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को साफ सुथरा और नदीन रहित रखें। उचित अंतराल पर गुड़ाई करें। 1 वर्ष के मुख्यतः 2 बार गुड़ाई करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों और शुष्क हालातों में सप्ताह में 2 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और सर्दियों के मौसम में पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता, इसलिए कम सिंचाई करनी चाहिए। पौधे के गांठें बनने के बाद तुरंत पहली सिंचाई करें। खेत में ज़्यादा पानी ना लगाएं, इससे फसल को नुकसान होता है। याद रखें कि फसल को दोबारा पानी लगाने से पहले खेत को सूखने दें। सिंचाई खेत में अच्छी तरह दे देनी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। आगे हम बात करते हैं पौधे की देखभाल के बारे में, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पहला कीट है मिलीबग। यह लेपिडोस्फेलस और सीवुड कोकस के कारण पैदा होती है। इससे पत्ते पीले पड़ने और मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसके हमले को रोकने के लिए मिथाइल पैराथियान 10 मिलीलीटर या क्विनाल्फास 20 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों और शाखाओं में डालें। आगे हम बात करते हैं बीमारियों और रोकथाम के बारे में। पहली बीमारी है पत्तों के काले धब्बे। काले भूरे धब्बे विशेष तौर पर लाल भूरे दिखते हैं और अंडाकार और लंबकार होते हैं। यदि तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हो और नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो यह बीमारी तेज़ी से फैलती है। यदि स्थिति इस बीमारी के अनुकूल हो तो यह बीमारी 10 से 14 दिनों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे बीमारी की, एंथ्राकनोस के बारे में। यह बीमारी बहुत सारी बीमारियों के कारण बनती है। इसमें पौधे शिखर से सूखना शुरू होता है, फिर टहनियाँ और तना सूख जाता है और अंत में पौधे के सारे भाग जड़ने के बाद सारा पौधा नष्ट हो जाता है। नीम के तेल 70% की स्प्रे करने से इसकी बीमारी को रोका जा सकता है। आगे हम बात करते हैं फसल की कटाई की। घीकवार की फसल पकने के लिए 18 से 24 महीने का समय लेती है। इस फसल को साल में 4 बार लिया जा सकता है और 3 से 4 बार पौधों के पत्तों को काटें। कटाई सुबह और शाम के समय करें। यह फसल दोबारा उग पड़ती है, इसलिए इसे 5 वर्षों तक लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। नए उखाड़े पौधों को दूसरी जगह ले जाने से पहले थोड़ा सूखने दें। आमतौर पर पौधा 24 से 72 घंटों में सूख जाता है, पर इसे शुष्क और ठंडा रखने से गलने और फफूंदी के विकास को रोका जा सकता है। इसे सुखाने के लिए पक्का फर्श प्रयोग किया जा सकता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और यह अप्रैल और जुलाई में उगाई जाती है। तो एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। अश्वगंधा को चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें घोड़े की तरह गंध देती हैं। यह शरीर को घोड़े की तरह शक्ति प्रदान कराता है। इसके बीज, जड़ें और पत्ते का प्रयोग काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा से तैयार की गई दवाइयाँ तनाव निवारक, नपुंसकता दूर करने के लिए और चिंता, अवसाद, भय, सिजोफ्रेनिया इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका औसतन कद 30 से 120 सेंटीमीटर और जड़ें सफ़ेद भूरे रंग की गूदेदार होती हैं। इसके फूल हरे रंग के होते हैं जिन पर संतरी लाल रंग के बेर की तरह फल लगे होते हैं। भारत के मुख्य अश्वगंधा उगने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जलवायु की। तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसके मिट्टी की। बढ़िया निकास वाली रेतली दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका 7.5 से 8 pH मान हो, उसमें उगाने पर अच्छे परिणाम देती है। नमी बरकरार रखने वाली और जल सोखने वाली मिट्टी में अश्वगंधा की खेती नहीं की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी हल्की, गहरी और अच्छे जल निकासी वाली होनी चाहिए। अच्छे निकास वाली काली और भारी मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है जवाहर असगंध 20 एंड जवाहर असगंध 134। यह उच्च क्षारी किस्म है। यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विकसित की गई। इस किस्म के पौधे का कद छोटा होता है और यह अपना घनत्व ज़्यादा होने के कारण जानी जाती है। यह किस्म की पैदावार 180 दिन में सूखी जड़ों में कुल 0.30% एनोलाइड की मात्रा है। अगली बात करेंगे दूसरे किस्म की, राजविजय अश्वगंधा 100 की। यह किस्म भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं रक्षिता एंड पोषिता की। अधिक उपज देने वाली यह किस्म CIMAP लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। अगले किस्म की बात करते हैं WSR के बारे में। यह किस्म CSIR खेती रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर द्वारा विकसित की गई है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की नागौरी के बारे में। यह एक स्थानीय किस्म है जिसकी जड़ों में ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। अश्वगंधा की खेती के लिए भुरभुरी और समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और बारिश से पहले खेत को डिस्क या तवियों से जुताई करें। खेत को अप्रैल-मई के महीने में तैयार करें। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय अश्वगंधा की खेती के लिए जून-जुलाई के महीने में नर्सरी तैयार करें। इसमें बात करते हैं अगले फासले की। अंकुरन प्रतिशतता के आधार पर पंक्ति में फासला 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे में फासला 10 सेंटीमीटर रखें। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। बीज को बोने के लिए 1 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। आगे बात करते हैं बिजाई के ढंग की। इसकी बिजाई पनीरी मुख्य खेत में लगाकर की जाती है। आगे बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। अच्छी किस्मों के लिए 4 से 5 किलो बीजों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे बात करते हैं बीज का उपचार। फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियां और कीटों से बचाने के लिए थीरम या डाइथेन M45, इनोफिल M45 3 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। उपचार के बाद बीजों को हवा में सुखाएं और बिजाई के लिए प्रयोग करें। आगे हम बात करेंगे इसके पनीरी की देखरेख और रोपण के बारे में। बिजाई से पहले खेत की हल से 1 बार जोताई करें, फिर तवियों से मिट्टी के भुरभुरा होने तक 2 बार जोताई करें और मिट्टी को पोषक बनाने के लिए जैविक तत्व डालें। नर्सरी बेड को सतह से ऊपर उठाकर उपचार किए गए बीजों को बोने के लिए प्रयोग करें। रोपाई से पहले 10 से 20 टन रूढ़ी की खाद, यूरिया 15 किलो और 15 किलो फास्फोरस मिट्टी को पोषित करने के लिए डालें। बीज 5 से 7 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 35 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई से पहले अश्वगंधा
की आवश्यकता अनुसार पानी दें ताकि नए पौधे को आसानी से निकाला जा सके। 60 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद 40 सेंटीमीटर की चौड़ी मेड़ों पर रोपाई करें। आगे हम बात करेंगे इसके खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में यूरिया 14 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 38 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं आगे तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 6 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 6 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत तैयारी के समय लगभग 4 से 8 टन रूढ़ी की खाद प्रति एकड़ डालें और मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। फिर सुहागे के साथ खेत को समतल करें। इसमें किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह एक चिकित्सक पौधा है और जैविक खेती के द्वारा उगता है। कुछ जैविक खादें जैसे कि रूढ़ी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि ज़रूरत अनुसार प्रयोग की जा सकती है। कुछ बायो कीटनाशक जो कि नीम, चित्रकमूल, धतूरा, गौमूत्र आदि से तैयार होते हैं। इनको मिट्टी की और बीजों से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन यूरिया 14 किलो और फास्फोरस 6 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 38 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीने मुक्त करने के लिए आमतौर पर 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली बिजाई के 20 से 25 दिनों और दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के 20 से 25 दिनों के बाद करें। नदीनों को रोकने के लिए बिजाई से पहले इसोप्रोटुरान 20 से 200 ग्राम और ग्लाइफोसेट 600 ग्राम प्रति एकड़ में डालें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। अनावश्यक पानी और बारिश के साथ फसल को नुकसान होता है। यदि बारिश वाले दिन हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 1 से 2 बार जीवन रक्षक सिंचाइयाँ करें। सिंचित हालातों में फसल को 10 से 15 दिनों में 1 बार सिंचाई करें। पहली सिंचाई अंकुरन से 35 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 60 से 70 दिनों के बीच करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे पौधों की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। इस फसल पर कोई हानिकारक कीट नहीं देखे जा सकते, लेकिन कई बार जूं और कीटों का हमला इस फसल पर देखा जा सकता है। अगले कीट की बात करते हैं इसके चेपा के बारे में। यह एक छोटा कीट है जो पौधों का रस चूसता है। काली और हरी उड़ने वाली मक्खी जो तेजी से प्रजनन करती हैं, पौधे को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। चेपे की रोकथाम के लिए 0.5% मैलाथियान और कैलथेन 0.1 से 0.3% के मिश्रण की स्प्रे 10 से 15 दिनों के फासले पर करें। आगे बात करते हैं कीटों का हमला। साग का केचुआ और जू हमला करने वाले मुख्य कीट हैं। साग का केचुआ, इसकी रोकथाम के लिए सुमिसिडिन 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगे बात करते हैं जू की। जैसे ही इसका हमला दिखे तो रोकथाम के लिए इथियान 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं बीमारियां और रोकथाम के बारे में। इस फसल पर नए पौधों का गलन और झुलस रोग जैसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। नए पौधों का गलना और मुरझाना, यह बीमारी कीटों और नीमातोड़ के कारण होती है जो बीजों और नए पौधों को नष्ट कर देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बीमारी रहित बीज और नीम का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अगली बीमारी की, पत्तों पर धब्बे के बारे में। यह एक बड़ी संख्या में फंगस, विषाणु और रोगाणु के कारण यह बीमारी फैलती है, जिससे पत्तों पर बेरंगे धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई के 30 दिन बाद 3 ग्राम डाइथेन M45 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और बीमारी दिखे तो 15 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे करें। आगे हम बात करेंगे फसल की कटाई की। पौधा 160 से 180 दिनों में पैदावार देता है। कटाई सूखे मौसम में करें जब पत्ते सूख रहे हों और फल लाल सतरंगी रंग के हो जाएं। कटाई हाथों से जड़ों को उखाड़कर या मशीन द्वारा बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए की जाती है, जैसे कि पावर टिलर या कंट्री प्लो आदि के साथ। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। कटाई के बाद पौधों से जड़ों को अलग करें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर काट दें और फिर हवा में सुखाएं। कटाई के बाद छटाई की जाती है। जड़ों के टुकड़ों को बेचने के लिए टीन के बक्सों में स्टोर कर लिया जाता है। जड़ें जितनी लंबी होंगी उतना मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। फल को अलग से तोड़ें और हवा में सुखा के पीस लिया जाता है ताकि बीज आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे कलिहारी की खेती के बारे में। यह खरीफ और रबी की फसल है जो जनवरी और दिसंबर के महीने में बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं इसके परिचय के बारे में। कलिहारी को ग्लोरियोसा सुपरबा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जड़ी बूटी वाली फसल है जो बेल की तरह बढ़ती है। इसकी ज़मीन से निचली गांठें, पत्ते, बीज और जड़ें दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। कलिहारी से तैयार दवाइयों से जोड़ों का दर्द, एंटी हेलमैथिक, एंटीपैट्रियोटिक के इलाज के लिए और पॉलीप्लोलाइड ई के ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कलिहारी को कई तरह के टॉनिक और पीने वाली दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस पौधे की औसतन ऊंचाई 3.5 से 6 मीटर होती है। इसके पत्ते 6 से 8 इंच लंबे और डंठलों के बिना होते हैं। इसके फूल हरे रंग के और फल 2 इंच लंबे होते हैं। इसके बीज गिनती में ज़्यादा और घने होते हैं। अफ्रीका, एशिया, यूएसए और श्रीलंका मुख्य रूप से कलिहारी उगाने वाले क्षेत्र हैं। भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक इसके मुख्य क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसकी जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु 80 से 150 सेंटीमीटर और तापमान 25 से डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। यह लाल दोमट रेतली मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। सख्त मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इस फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। कलिहारी को बीजने के लिए इसको भुरभुरी और समतल मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल के साथ अच्छी तरह से जुताई करें। पानी को जमा होने से रोकने के लिए निकास का प्रबंध करें। कलिहारी को पनीरी ज़रूरत के अनुसार छोटे प्लाट में लगाएं। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली प्रसिद्ध किस्म है इसकी ग्लोरियोसा सुपरबा के बारे में। यह किस्म अफ्रीका और भारत के ऊष्णीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। इसके पत्तों का आकार अंडाकार और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और पीले लाल रंग के होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की ग्लोरियोसा रत्स चिल्डियाना के बारे में। यह किस्म अफ्रीका के ऊष्णीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह लंबी और बेल वाली झाड़ी है। इसके पत्ते चौड़े और तीखे होते हैं जिनकी लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और तल से पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बिजाई के बारे में। बिजाई का समय। इसकी बिजाई आम रूप से जुलाई और अगस्त में की जाती है। इसका फासला पनीरी वाले पौधों में 60 से 45 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसके बीज की गहराई के बारे में। बीज को 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बीज का ढंग। इसकी बिजाई पिछली फसल से प्रांत गांठों से या बीजों से तैयार पौधों को पनीरी लगाकर दी जाती है। आगे बात करते हैं इसके बीज के बारे में। बीज की मात्रा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ और 10 से 12 क्विंटल गांठों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे बात करेंगे इसके बीज के उपचार की। फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां, गलन और कीटों से बचाने के लिए गांठों को बविस्टिन मरकरी वाले फंगसनाशी 0.1% के साथ बोएं और फिर से बिजाई के लिए प्रयोग करें। आगे बात करते हैं इसके पनीरी की देखरेख और रोपण के बारे में। इसका प्रजनन मुख्य रूप से वी आकार की गांठों के द्वारा होता है। इसकी बिजाई जुलाई और अगस्त महीने में की जाती है। ज़रूरत के अनुसार छोटे प्लाट में तैयार किए हुए बैडों में गांठों को बीज दें। बिजाई के बाद बैंडों को पानी लगाएं। पिछली फसल की गांठों या बीजों से तैयार नए पौधों को मुख्यतः रूप से खेत में लगाया जाता है। पौधों के बीच 60 से 45 सेंटीमीटर का फासला रखें। फसल को गलने से बचाने के लिए गांठों को बविस्टिन 0.1% के साथ बोएं। आगे हम बात करते हैं इसमें खाद की। खाद किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया 104 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 125 किलोग्राम प्रति एकड़
और म्यूरिएट एंड पोटाश 46 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बात करते हैं इसके तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 48 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटाश 28 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय जैविक खाद जैसे कि हरी खाद या रूढ़ी की खाद आदि मिट्टी में डालें। नाइट्रोजन 48 किलो, यूरिया 104 किलो, फास्फोरस 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और पोटेशियम 28 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 46 किलो प्रति एकड़ में डालें। शुरुआत में खाद के रूप में बिजाई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 हिस्सों में डालें। पहला हिस्सा बिजाई से 30 दिन के बाद और दूसरा हिस्सा बिजाई से 60 दिनों के बाद डालें। कीट और मकोड़ों के रोकथाम के लिए बायो कीटनाशक का प्रयोग करें जो धतूरा, गौमूत्र, चितरकमूल और नीम आदि से तैयार हों। आगे बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीन रहित करने के लिए हाथों से या कसी की सहायता से थोड़े थोड़े समय के बाद गुड़ाई करें। शुरुआत के समय में बार बार गुड़ाई करें। पौधे के विकास के लिए हाथों से गुड़ाई करनी बढ़िया होती है, नहीं तो कुल 2 से 3 बार गुड़ाई की ज़रूरत होती है। रासायनिक नदीन नाशक का प्रयोग न करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। क्योंकि यह सेजू फसल है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पर बढ़िया फसल के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद सिंचाई करते रहें। अलग अलग समय पर अलग अलग सिंचाई करें। शुरुआत के समय में 4 दिनों के फासले पर नए पौधों को पानी लगाएं। कटाई के समय सिंचाई न करें, पर फल पकने के समय 2 बार सिंचाई करें। पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी ना दें, इससे फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। आगे बात करते हैं पौधों को देखभाल के बारे में, इनके हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। इसकी पहली कीट है रंग बिरंगी सुंडी। यह कीड़ा पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेटासिड 0.2% की स्प्रे हर पखवाड़े में करें। आगे बात करते हैं इसके दूसरे बीमारी की, गांठों का गलना। यह एक गंभीर बीमारी है जो जड़ों पर हमला करती है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% बविस्टिन डालें। आगे बात करते हैं इसके अगले बीमारी और रोकथाम के बारे में। पत्तों का झुलसा रोग, यह एक पैथोजेनिक बीमारी है जो पत्तों को भूरा और क्लोरोसिस कर देती है और सारे पौधे को नष्ट कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए दिथेन M45 0.3% या कोटाफ 10 मिलीमीटर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके अगले कीट की, हरी सुंडी। यह कीड़ा पौधों को ज़्यादातर नुकसान उनके हरे और ताज़े पत्तों को खाकर करती है। हर 2 हफ्ते के अंतराल पर मेटासिड 0.2% की स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके फसल की कटाई की। इसकी कटाई बिजाई से 170 दिन से 180 दिनों के बाद शुरू की जाती है। जब इसके फल हल्के हरे रंग के, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं तब इनकी तुड़ाई की जाती है। गांठों की कटाई बिजाई से 5 से 6 साल के बाद की जाती है। बीजों की प्राप्ति के लिए पके हुए फूल लिए जाते हैं और नए उत्पाद तैयार करने के लिए मिट्टी के नीचे गांठों को लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके कटाई के बाद की। कटाई के बाद गांठों को अच्छी तरह से साफ कर लें और धो लें। फिर गांठों, बीजों और फलियों को छांव और हवा में थोड़े दिनों के लिए सुखाएं। फिर जीवन काल बढ़ाने के लिए और ख़राब होने से बचने के लिए हवा रहित पैकेटों में पैक कर दें। कलिहारी के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी बीमारियों के टॉनिक और दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में, जिसे घीकुआर भी कहते हैं। यह एक खरीफ की फसल है जो कि जून से सितंबर के बीच में की जाती है। एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। एलोवेरा का यह नाम अरबी शब्द एलोए से लिया गया है, जिसका अर्थ चमकदार कड़वा तत्व होता है। इसे घीकुआर के नाम से भी जाना जाता है। पत्ते का अंदरूनी भाग जो कि जेल और लैटेक्स युक्त होता है, विभिन्न दवाइयाँ तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। घीकुआर में विटामिन A, B1, B2, B6, B12,
फोलिक एसिड नियासिन युक्त होता है। एलोवेरा से तैयार दवाइयों का प्रयोग जले हुए या धूप में जले हुए स्थान पर और विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग जैसे एक्जिमा, प्रेडिटस और मुहासे जैसे रोगों के लिए किया जाता है। यह तना रहित पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर से 39 सेंटीमीटर होती है। इसके पत्ते मोटे और ताजे होते हैं। पत्तों की लंबाई 0.5 मीटर होती है। घीकवार के मुख्य उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और यूरोप है। भारत में इसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल राज्यों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और इसका सोइंग टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके मिट्टी की। इस पौधे को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, तटवर्ती से मैदानों की दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह पौधा जल जमाव हालातों में खड़ा नहीं रह सकता। जब इसे अच्छे जल निकासी वाले दोमट से रेतली दोमट और 8.5 pH वाली मान जमीन में उगाया जाए तो यह अच्छे परिणाम देती है। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। एलॉय जो कि लिलिकाए परिवार से संबंधित है, उसकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बारबेंडेंसिस, ए चाइनेंसिस, ए परफोलियाटा, ए वल्गारिस, ए इंडिका, ए लिटोरलिस है। ये आमतौर पर उगाई जाती हैं और इनका औषधीय मूल्य होता है। अगली किस्म AL1, यह किस्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ द्वारा जारी की गई है। आगे बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। घीकवार की जड़ें 20 से 30 सेंटीमीटर तक की जाती है। इसके लिए खेत को जोत कर नर्म करें। आखिरी जुताई के बाद 6 से टन प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। मेड़ और खालियां बनाकर 45 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बिजाई करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सिंचाई करें। गांठों को 40 या 30 सेंटीमीटर के फासले पर लगाएं। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय। गांठों के विकास के लिए इसकी बिजाई जुलाई से अगस्त महीने में करनी चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बिजाई सर्दियों के महीने में भी की जाती है। फासला आमतौर पर फासला 45 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। बात करते हैं बीज की गहराई की। ये गांठें 4 से 5 महीने पुरानी हैं और 15 सेंटीमीटर की गहराई पर गड्ढों में लगानी चाहिए। आगे बात करते हैं बिजाई का ढंग। पौधों के प्रयोग किए जाने वाले भाग। जब इसका निचला भाग पीला हो जाता है तो इसके पत्तों को काटकर एलोवेरा का जूस प्राप्त कर लिया जाता है। इसका पानी या रस गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है और फलस्वरूप इसका रंग हल्के से गहरा भूरा हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके बीज की। बीज की मात्रा। बिजाई के लिए आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 22,000 गांठों की ज़रूरत होती है। बीज का उपचार। बिजाई के लिए सेहतमंद गांठों का ही प्रयोग करें। बिजाई के समय 3-4 महीने पुरानी गांठों का प्रयोग करें जिसके 4 से 5 पत्ते हों। आगे बात करते हैं इसके खाद की। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ में। यूरिया 44 किलोग्राम प्रति एकड़, SSP 125 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरिएट ऑफ पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बात करते हैं तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़। जमीन की तैयारी के समय 60 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। नाइट्रोजन 20 किलो, 44 किलो यूरिया, फास्फोरस 20 किलो या 125 किलो SSP और पोटास 20 किलो, 34 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को साफ सुथरा और नदीन रहित रखें। उचित अंतराल पर गुड़ाई करें। 1 वर्ष के मुख्यतः 2 बार गुड़ाई करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों और शुष्क हालातों में सप्ताह में 2 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और सर्दियों के मौसम में पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता, इसलिए कम सिंचाई करनी चाहिए। पौधे के गांठें बनने के बाद तुरंत पहली सिंचाई करें।
खेत में ज़्यादा पानी ना लगाएं, इससे फसल को नुकसान होता है। याद रखें कि फसल को दोबारा पानी लगाने से पहले खेत को सूखने दें। सिंचाई खेत में अच्छी तरह दे देनी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। आगे हम बात करते हैं पौधे की देखभाल के बारे में, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पहला कीट है मिलीबग। यह लेपिडोस्फेलस और सीउडोकोकस के कारण पैदा होती है। इससे पत्ते पीले पड़ने और मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसके हमले को रोकने के लिए मिथाइल पैराथियान 10 मिलीलीटर या क्विनाल्फास 20 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों और शाखाओं में डालें। आगे हम बात करते हैं बीमारियों और रोकथाम के बारे में। पहली बीमारी है पत्तों के काले धब्बे। काले भूरे धब्बे विशेष तौर पर लाल भूरे दिखते हैं और अंडाकार और लंबकार होते हैं। यदि तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हो और नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो यह बीमारी तेज़ी से फैलती है। यदि स्थिति इस बीमारी के अनुकूल हो तो यह बीमारी 10 से 14 दिनों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे बीमारी की, एंथ्राकनोस के बारे में। यह बीमारी बहुत सारी बीमारियों के कारण बनती है। इसमें पौधे शिखर से सूखना शुरू होता है, फिर टहनियाँ और तना सूख जाता है और अंत में पौधे के सारे भाग जड़ने के बाद सारा पौधा नष्ट हो जाता है। नीम के तेल 70% की स्प्रे करने से इसकी बीमारी को रोका जा सकता है। आगे हम बात करते हैं फसल की कटाई की। घीकवार की फसल पकने के लिए 18 से 24 महीने का समय लेती है। इस फसल को साल में 4 बार लिया जा सकता है और 3 से 4 बार पौधों के पत्तों को काटें। कटाई सुबह और शाम के समय करें। यह फसल दोबारा उग पड़ती है, इसलिए इसे 5 वर्षों तक लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। नए उखाड़े पौधों को दूसरी जगह ले जाने से पहले थोड़ा सूखने दें। आमतौर पर पौधा 24 से 72 घंटों में सूख जाता है, पर इसे शुष्क और ठंडा रखने से गलने और फफूंदी के विकास को रोका जा सकता है। इसे सुखाने के लिए पक्का फर्श प्रयोग किया जा सकता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करेंगे आंवले की खेती के बारे में। यह रबी की फसल है और नवंबर से फरवरी के बीच में उगाई जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। आंवला को आमतौर पर भारतीय गुजबेरी और नेल्ली के नाम से जाना जाता है। इसे इसके औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसके फल विभिन्न दवाइयों तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आंवला से बनी दवाइयों से अमीनिया, डायरिया, दांतों में दर्द, बुखार और जख्मों का इलाज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शैम्पू, बालों में लगाने वाले तेल, डाई, दांतों का पाउडर और मुंह पर लगाने वाली क्रीम आंवला से तैयार की जाती है। यह एक मुलायम और बराबर शाखाओं वाला वृक्ष है जिसकी औसत ऊंचाई 8 से 18 मीटर होती है। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं और यह 2 किस्म के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। इसके फल हल्के पीले रंग के होते हैं जिनका व्यास 1.3 से 1.6 सेंटीमीटर होता है। भारत में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आंवला के मुख्य उत्पादक राज्य है। आगे हम बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। इसके सख्त होने की वजह से इसे मिट्टी की हर किस्म में उगाया जा सकता है। इसे हल्की, तेजाबी और नमकीन और चूने वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है। अगर इसकी खेती बढ़िया जल निकासी वाली और उपजाऊ दोमट मिट्टी में की जाती है तो यह अच्छी पैदावार देती है। यह खारी मिट्टी को भी सहने योग्य है। इस फसल की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 9.5 होना चाहिए। भारी ज़मीनों में इसकी खेती करने से परहेज करें। आगे हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली किस्म है बनारसी। यह जल्दी पकने वाली किस्म है जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फ्लूनों का आकार बड़ा, कम से कम भार 48 ग्राम, छिलका मुलायम होता है
और फल स्टोर करने योग्य नहीं होते। इस किस्म में 1.4% रेशा पाया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 120 किलो प्रति एकड़ प्रति वृक्ष होती है। आगे हम बात करते हैं कृष्णा की। यह भी जल्दी पकने वाली किस्म है जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पक जाती है। इस किस्म के फलों का आकार सामान्य से बड़ा, भार 44.6 ग्राम, छिलका मुलायम और फल धरियों वाला है। इस किस्म में 1.4% रेशे पाया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 123 किलो प्रति वृक्ष होती है। आगे हम बात करते हैं तीसरे किस्म की NA9 के बारे में। यह भी एक जल्दी पकने वाली किस्म है। यह मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फल बड़े आकार के, भार 50.3 ग्राम, लंबा आकार, छिलका मुलायम और पतला होता है। इस किस्म में रेशे की मात्रा 0.9% होती है और विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा 100 ग्राम होती है। इससे जैम, जेली और कैंडीज आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं चौथे किस्म की NA10 के बारे में। यह भी जल्दी पकने वाली किस्म है जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पक जाती है। इसके फल मध्यम से बड़े आकार, भार 41.5 ग्राम, छिलका खुरदरा होता है और इसके 6 अलग अलग भाग होते हैं। इसका गूदा हरे सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 1.5% रेशे की मात्रा होती है। आगे बात करते हैं पांचवें किस्म की फ्रांसिस के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल बड़े आकार के, भार 45.8 ग्राम और रंग सफ़ेद होता है। इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है। इसकी किस्म को हाथी झूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शाखाएं लटकी हुई होती हैं। आगे हम बात करते हैं छठे किस्म NA7 के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल मध्यम से बड़े आकार के, भार 44 ग्राम और रंग हरा सफ़ेद होता है। इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है। आगे बात करते हैं सातवें किस्म की कंचन के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल छोटे आकार के, भार 30.2 ग्राम। इसमें रेशे की मात्रा 1.5% होती है और इसमें विटामिन सी की सामान्य मात्रा होती है। इसमें किस्म की औसतन पैदावार 121 किलो प्रति रूख होती है। आगे बात करते हैं आठवें किस्म की NH6 के बारे में। यह दरमियाने मौसम की फसल है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इसके फल मध्यम आकार के, भार 38.8 ग्राम। इसमें रेशे की मात्रा सबसे कम 0.8% होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा 100 ग्राम और कम मात्रा में फेनोलिक होता है। इसे जैम और कैंडीज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं आठवें किस्म की चकिया के बारे में। यह देरी से पकने वाली किस्म है जो मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी में पक जाती है। इसके फल मध्यम आकार के, भार 33.4 ग्राम। इसमें 789 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी की मात्रा, 3.4 पैक्टिन और 2 रेशा होता है। इसे अचार और शुष्क टुकड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके ज़मीन की तैयारी की। आंवला की खेती के लिए अच्छी तरह से जुताई और जैविक मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए बिजाई से पहले ज़मीन की जुताई करें। जैविक खाद जैसे कि रूढ़ी की खाद को मिट्टी में मिलाएं। फिर 15 × 15 सेंटीमीटर आकार के 2.5 सेंटीमीटर गहरे नर्सरी बेड की तैयारी करें। आगे हम बात करेंगे इसके बिजाई की। बिजाई का समय। आंवला की खेती जुलाई से दिसंबर के महीने में की जाती है। उदयपुर में इसकी खेती जनवरी से फरवरी महीने में की जाती है। इसके बात करते हैं फासले की। मई से जून के महीने में कलियों वाले पौधों को 4.5 × 4.5 मीटर के फासले पर लगाएं। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। 1 मीटर गहरा वर्गाकार गड्ढे खोदें और सूरज की रोशनी में 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दें। आगे बात करते हैं बिजाई के ढंग की। कलियों वाले नए पौधों को पनीरी को मुख्य खेत में लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं बीज की। बीज की मात्रा। अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीजों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बीज का उपचार। फसलों को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए और अच्छे अंकुरण के लिए बीजों को जिब्रेलिक एसिड 200 से 500 ppm से उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को हवा में सुखाएं। आगे हम बात करते हैं खाद की।
तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास 100 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 10 किलो रूढ़ी की खाद अच्छी तरह मिलाएं। खेत में नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम और पोटेशियम 100 ग्राम प्रति पौधा डालें। यह खाद 1 वर्ष के पौधे को डालें और 10 साल तक खाद की मात्रा बढ़ते रहें। फास्फोरस की पूरी और पोटेशियम और नाइट्रोजन अधिक मात्रा को जनवरी-फरवरी में शुरुआती खुराक के तौर पर डालें। बाकी की मात्रा अगस्त के महीने में डालें। बोरोन और जिंक सल्फेट 100 से 150 ग्राम सोडियम की ज़्यादा मात्रा वाली मिट्टी में पौधों की आयु और सेहत के अनुसार डालें। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीन मुक्त बनाने के लिए समय समय पर गुड़ाई करें, कटाई और छटाई करें। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट दें और सिर्फ 4 से 5 सीधी टहनियों को ही ज़्यादा विकास के लिए रखें। नदीनों की रोकथाम के लिए मल्चिंग का तरीका भी बहुत प्रभावशाली है। गर्मियों में मल्चिंग पौधे के शिखर से 15 से 10 सेंटीमीटर के तने तक करें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों में सिंचाई 15 दिनों के फासले पर करें और सर्दियों में अक्टूबर-दिसंबर के महीने में हर रोज़ चपला सिंचाई के द्वारा 25 से 30 लीटर प्रति वृक्ष डालें। मानसून के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फूल निकलने के समय सिंचाई न करें। आगे हम बात करते हैं पौधों की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। पहले कीट की बात करते हैं छाल खाने वाली सुंडी के बारे में। यह तने और छाल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए क्विनलफास 0.01% या फेनवलरेट 0.5% घोल को छेदों में भरें। आगे हम बात करते हैं दूसरे कीट की, पित्त वाली सुंडी के बारे में। यह सुंडी तने के शिखर में जन्म लेती है और सुरंग बना देती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 0.03% डालें। आगे हम बात करते हैं इसके अगले बीमारी और रोकथाम के बारे में। तो पहली बीमारी है कुंगी। पत्तों और फलों पर गोल आकार के लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 0.3% को 2 बार डालें। पहली सितंबर के शुरू में और दूसरी फिर 15 दिनों के बाद डालें। आगे हम बात करते हैं दूसरी बीमारी की, अंदरूनी गलन के बारे में। यह बीमारी मुख्य तौर पर बोरोन की कमी से होती है। इस बीमारी के कारण टिश्यू भूरे रंग के बाद में काले रंग के हो जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बोरोन 0.6% सितंबर से अक्टूबर के महीने में डालें। आगे हम बात करते हैं अगले बीमारी की, फल का गलना। इस बीमारी से के कारण फलों पर सोजिश पड़ जाती है और रंग बदल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स और क्लोराइड 0.1% से 0.5% डालें। आगे हम बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। बिजाई से 7 से 8 साल बाद पौधे पैदावार देना शुरू कर देते हैं। जब फूल हरे रंग के हो जाएं और इनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा हो जाए तो फरवरी के महीने में तुड़ाई कर दें। इसकी तुड़ाई वृक्ष को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर की जाती है। जब फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो यह हरे पीले रंग के हो जाते हैं। बीजों के लिए पके हुए फूलों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके कटाई के बाद की। तुड़ाई के बाद छटाई करनी चाहिए। उसके बाद फलों को बांस की टोकरी और लकड़ी के बक्सों में पैक करें। फलों को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी तरह से पैकिंग करें और जल्दी से जल्दी खरीदने वाले स्थानों पर ले जाएं। आंवले के फलों से कई उत्पाद जैसे आंवला पाउडर, चूर्ण, च्यवनप्राश, अरिष्ट और मीठे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकिरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और यह अप्रैल और जुलाई में उगाई जाती है। तो एक नज़र इसके परिचय पे डालते हैं। अश्वगंधा को चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें घोड़े की तरह गंध देती हैं। यह शरीर को घोड़े की तरह शक्ति प्रदान कराता है। इसके बीज, जड़ें और पत्ते का प्रयोग काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा से तैयार की गई दवाइयाँ तनाव निवारक,
नपुंसकता दूर करने के लिए और चिंता, अवसाद, भय, सिजोफ्रेनिया इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका औसतन कद 30 से 120 सेंटीमीटर और जड़ें सफ़ेद भूरे रंग की गूदेदार होती हैं। इसके फूल हरे रंग के होते हैं, जिन पर संतरी लाल रंग के बेर की तरह फल लगे होते हैं। भारत के मुख्य अश्वगंधा उगने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जलवायु की। तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसके मिट्टी की। बढ़िया निकास वाली रेतली दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका 7.5 से 8 pH मान हो, उसमें उगाने पर अच्छे परिणाम देती है। नमी बरकरार रखने वाली और जल सोखने वाली मिट्टी में अश्वगंधा की खेती नहीं की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी हल्की, गहरी और अच्छे जल निकासी वाली होनी चाहिए। अच्छे निकास वाली काली और भारी मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है जवाहर असगंध 20 एंड जवाहर असगंध 134। यह उच्च क्षारी किस्म है। यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विकसित की गई। इस किस्म के पौधे का कद छोटा होता है और यह अपना घनत्व ज़्यादा होने के कारण जानी जाती है। यह किस्म की पैदावार 180 दिन में सूखी जड़ों में कुल 0.30% एनोलाइड की मात्रा है। अगली बात करेंगे दूसरे किस्म की, राजविजय अश्वगंधा 100 की। यह किस्म भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं रक्षिता एंड पोषिता की। अधिक उपज देने वाली यह किस्म CSIR CIMAP लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। अगले किस्म की बात करते हैं WSR के बारे में। यह किस्म CSIR खेती रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर द्वारा विकसित की गई है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की नागौरी के बारे में। यह एक स्थानीय किस्म है जिसकी जड़ों में ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। अश्वगंधा की खेती के लिए भुरभुरी और समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और बारिश से पहले खेत को डिस्क या तवियों से जुताई करें। खेत को अप्रैल-मई के महीने में तैयार करें। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय अश्वगंधा की खेती के लिए जून-जुलाई के महीने में नर्सरी तैयार करें। इसमें बात करते हैं अगले फासले की। अंकुरन प्रतिशतता के आधार पर पंक्ति में फासला 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे में फासला 10 सेंटीमीटर रखें। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। बीज को बोने के लिए 1 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। आगे बात करते हैं बिजाई के ढंग की। इसकी बिजाई पनीरी मुख्य खेत में लगाकर की जाती है। आगे बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। अच्छी किस्मों के लिए 4 से 5 किलो बीजों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे बात करते हैं बीज का उपचार। फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियां और कीटों से बचाने के लिए थीरम या डाइथेन M45, इनोफिल M45 3 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। उपचार के बाद बीजों को हवा में सुखाएं और बिजाई के लिए प्रयोग करें। आगे हम बात करेंगे इसके पनीरी की देखरेख और रोपण के बारे में। बिजाई से पहले खेत की हल से 1 बार जोताई करें, फिर तवियों से मिट्टी के भुरभुरा होने तक 2 बार जोताई करें और मिट्टी को पोषक बनाने के लिए जैविक तत्व डालें। नर्सरी बेड को सतह से ऊपर उठाकर उपचार किए गए बीजों को बोने के लिए प्रयोग करें। रोपाई से पहले 10 से 20 टन रूढ़ी की खाद, यूरिया 15 किलो और 15 किलो फास्फोरस मिट्टी को पोषित करने के लिए डालें। बीज 5 से 7 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 35 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई से पहले अश्वगंधा की आवश्यकता अनुसार पानी दें ताकि नए पौधे को आसानी से निकाला जा सके। 60 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद 40 सेंटीमीटर की चौड़ी मेड़ों पर रोपाई करें। आगे हम बात करेंगे इसके खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में, यूरिया 14 किलोग्राम प्रति एकड़, SSP 38 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं आगे तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 6 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 6 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत तैयारी के समय लगभग 4 से 8 टन रूढ़ी की खाद प्रति एकड़ डालें
और मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। फिर सुहागे के साथ खेत को समतल करें। इसमें किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक चिकित्सक पौधा है और जैविक खेती के द्वारा उगता है। कुछ जैविक खादें जैसे कि रूढ़ी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि ज़रूरत अनुसार प्रयोग की जा सकती है। कुछ बायो कीटनाशक जो कि नीम, चित्रकमूल, धतूरा, गौमूत्र आदि से तैयार होते हैं। इनको मिट्टी की और बीजों से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, यूरिया 14 किलो और फास्फोरस 6 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 38 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीने मुक्त करने के लिए आमतौर पर 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली बिजाई के 20 से 25 दिनों और दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के 20 से 25 दिनों के बाद करें। नदीनों को रोकने के लिए बिजाई से पहले इसोप्रोटुरान 20 से 200 ग्राम और ग्लाइफोसेट 600 ग्राम प्रति एकड़ में डालें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। अनावश्यक पानी और बारिश के साथ फसल को नुकसान होता है। यदि बारिश वाले दिन हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 1 से 2 बार जीवन रक्षक सिंचाइयाँ करें। सिंचित हालातों में फसल को 10 से 15 दिनों में 1 बार सिंचाई करें। पहली सिंचाई अंकुरन से 35 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 60 से 70 दिनों के बीच करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे पौधों की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। इस फसल पर कोई हानिकारक कीट नहीं देखे जा सकते, लेकिन कई बार जूं और कीटों का हमला इस फसल पर देखा जा सकता है। अगले कीट की बात करते हैं इसके चेपा के बारे में। यह एक छोटा कीट है जो पौधों का रस चूसता है। काली और हरी उड़ने वाली मक्खी जो तेजी से प्रजनन करती हैं, पौधे को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। चेपे की रोकथाम के लिए 0.5% मैलाथियान और कैलथेन 0.1 से 0.3% के मिश्रण की स्प्रे 10 से 15 दिनों के फासले पर करें। आगे बात करते हैं कीटों का हमला। साग का केचुआ और जू हमला करने वाले मुख्य कीट हैं। साग का केचुआ, इसकी रोकथाम के लिए सुमिसिडिन 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगे बात करते हैं जू की। जैसे ही इसका हमला दिखे तो रोकथाम के लिए इथियान 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं बीमारियां और रोकथाम के बारे में। इस फसल पर नए पौधों का गलन और झुलस रोग जैसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। नए पौधों का गलना और मुरझाना, यह बीमारी कीटों और नीमातोड़ के कारण होती है जो बीजों और नए पौधों को नष्ट कर देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बीमारी रहित बीज और नीम का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अगली बीमारी की, पत्तों पर धब्बे के बारे में। यह एक बड़ी संख्या में फंगस, विषाणु और रोगाणु के कारण यह बीमारी फैलती है, जिससे पत्तों पर बेरंगे धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई के 30 दिन बाद 3 ग्राम डाइथेन M45 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और बीमारी दिखे तो 15 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे करें। आगे हम बात करेंगे फसल की कटाई की। पौधा 160 से 180 दिनों में पैदावार देता है। कटाई सूखे मौसम में करें जब पत्ते सूख रहे हों और फल लाल सतरंगी रंग के हो जाएं। कटाई हाथों से जड़ों को उखाड़कर या मशीन द्वारा बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए की जाती है, जैसे कि पावर टिलर या कंट्री प्लो आदि के साथ। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। कटाई के बाद पौधों से जड़ों को अलग करें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर काट दें और फिर हवा में सुखाएं। कटाई के बाद छटाई की जाती है। जड़ों के टुकड़ों को बेचने के लिए टीन के बक्सों में स्टोर कर लिया जाता है। जड़ें जितनी लंबी होंगी उतना मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। फल को अलग से तोड़ें और हवा में सुखा के पीस लिया जाता है ताकि बीज आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।